काली पांडे एक ऐसा नाम है जिसकी धमक सालों से बिहार के लोगों के बीच में है। काली पांडे इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कुचायकोट सीट से हमारे साथ मौजूद हैं। इनके खिलाफ में उतरे हुए हैं पप्पू पांडे। सबसे पहले तो हम काली पांडे सर से ये बात करेंगे कि सर, कहा जाता है कि जिस समय नाम तक नहीं प्रचलन में था बाहुबली, उस समय आपको ये तमगा मिला, आपकी धमक थी। कहते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली लोग आपका पैर छूते हैं। इस बात पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि राजनीति में आने के पहले, सन 1980 के पहले, मुझ पर या मेरे पूरे खानदान पर 107 का मुकदमा नहीं था। मैं थावे टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में मास्टर बनना चाहता था, लेकिन ये संयोग था कि मुझे बनना चाहिए मास्टर, मैं बन गया नेता। हमारे परिवार का, हमारे पिताजी जब बाढ़ आते थे तो एक एक चिवटी को पानी से निकलवाते थे। हमारे पिताजी बड़ा पॉपुलर आदमी थे और यहाँ गोपालगंज में एक आतंक था। उस ऐसा आतंक था कि अफसर भी को पीट देना, किसी पर हाथ चला देना, आतंक का माहौल था। और बड़े बड़े लोग, पंडित राजमंगल मिश्र, अब्दुल गफूर, राम दुलारी सिन्हा, ये सभी लोग चुनाव यहां से लड़े, लेकिन सभी लोग गुंडागर्दी के चलते, प्रशासन को गुलाम बनाने के चलते वो लोग हार गए। अब गोपालगंज जिले के लोगों को था कि यह आतंक ये कैसे खत्म हो। मेरी एक सोच बनी कि जब हम ही लोगों के मदद से कोई जीतता है तो एक बार मैं स्वयं लड़ूं। वर्ष 1980 में किसी तरह मेरा उम्र पूरा हुआ था। आईसी हेडक्वार्टर गोपालगंज से मैंने चुनाव लड़ा और 45,000 वोटों से मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता। आतंक कम हुए और श्रीमती गांधी ने यूपी बिहार के लोगों को बचाने के लिए पिपरा बांध का निर्माण कराया था। और बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से लेकर यहाँ के जो लोकल सांसद थे, प्रति ईयर बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता था। लेकिन गलत काम गलत होता है। एक ईयर का जो बोल्डर का स्टेकिंग का मेजरमेंट था, सेम मेजरमेंट 9 ईयर में वही चढ़ा था। उस चीज को मैंने पकड़ा, विधानसभा में उठाया, श्रीमती गांधी को ले जाकर मैं अपने दिया। परिणाम हुआ कि उस मैटर को उठाने के बाद जगन्नाथ मिश्रा ने मुझे जेल के सलाखों में भेज दिया। और केस क्या है? ये काली पांडे फलना व्यक्ति को धमका रहे थे। नॉन अवेलेबल सेक्शन को, अवेलेबल सेक्शन होना चाहिए, हमको जेल भिजवा दीजिए।
मैं जेल में रहा और मेरी एक्टिविटीज बंद नहीं हुई। जेल से भी मैंने चिट्ठी लिखा, जगन्नाथ मिश्रा जी 36 इंजीनियर गिरफ्तार हुए उसमें, और जगन्नाथ जी की सरकार चली गई और चंद्रशेखर बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा इन दिनों में बिहार के कई थानों में केस जबरन दर्ज कराया। परिणाम हुआ कि मैं जेल से ही इंडिपेंडेंट का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। अगर मैं अपराधकर्मी रहता और बाहर भी रहता, इंदिरा जी के लाश की शहादत पर लोग वोट दे रहे थे, मैं सबकी जमानत जब्त कराकर 3,87,000 वोटों से मैंने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। और आज तक आजादी के बाद अपोजिशन बेंच पर कोई इंडिपेंडेंट आज तक इतना वोट से जीता नहीं था। तो यह प्रमाण है कि किसी व्यक्ति का विरोध करना, अगर उसे आप बाहुबली कहते हैं, और जनता का स्नेह प्राप्त करना कि जेल में रहकर मैं 3 दिन पेरोल के लिए आया तो लोग औरत सब रोड पर नोट और गहना फेंक दी थी। न कोई हिंदू था यहां, न कोई मुसलमान था, न कोई जात थी, न कोई पात थी। एक अजय बहुमत मेरे साथ मिला। और आज के डेट में मैं बताऊं कि मुझ पर 2 केस चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने का है। उसके अलावा कोई एक केस साबित कर दे तो मैं आज ही चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। मैंने दिल जीता। गोपालगंज की बात छोड़िए, अगर पूरे हिंदुस्तान से एक बच्चा मेरे सामने कह दे कि आज भी दिल्ली में मैं काली पांडे के पास गया और मेरा काम नहीं किए, ये बाहुबली के नाम पर लोग पैर मेरा नहीं छूते थे। एक ब्राह्मण होने के नाते और विधानसभा में परफॉर्मेंस को देखकर जो बाहुबली थे उनको मैंने सुधारने का काम किया कि अपने लाइफ को, अपने परिवार को तुम देखो। और एक घटना ऐसी घटित हुई कि 1984 में जब मैं एमपी बनकर गया तो न जाने क्यों राजीव गांधी जी से एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। जब सारे अपोजिशन विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में रिजाइन दे रहे थे तो पार्लियामेंट में मैं अकेले अपोजिशन बेंच पर बैठकर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं 2.5 घंटा बोला और राजीव गांधी के घर का फैमिली मेंबर बन गया। तो कुछ जगन्नाथ मिश्रा लोग मिलकर मेरे बारे में निकलवाए कि द मॉडर्न रॉबिन हुड बिहार मिस्टर पांडे। राजीव गांधी ने कहा जो मैं कांग्रेस ज्वाइन किया कि जो पार्लियामेंट में इतना बेस्ट ओरेटर है वो कभी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। तो सर आरोप लगे कैसे आपके ऊपर? कई दागी छवि आखिर ये कैसे बन गई कि दबंग हैं या फिर बाहुबली हैं, बाहुबली लोग इनका पैर छूता है, बाहुबली लोग इनके चेले चपाटी हैं, ये इमेज कैसे बनी? ये इमेज जिस बाहुबली को मैंने हराया
उसके बारे में पूरे बिहार में ये चर्चा थी कि ये कभी हार नहीं सकता है। तो सबसे बड़े बाहुबली को जब मैं हराया तो कुछ लोग बाहुबली कहने। किसकी बात कर रहे हैं? किसी मरे हुए आदमी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। एक माने में समझिए कि वो भी मेरे गुरु थे, मेरे पिताजी के बहुत करीब थे। तो किसी बाहुबली को मेरे जैसा लड़का हरा दे, एक पूरे बिहार ही नहीं विश्व में तहलका मच गया कि इनको काली पांडे ने हराया। और जब मैं जीत कर गया एमएलए के रूप में तो विनोद सिंह, वीर बहादुर सिंह, मोहबिया, कितने लोग थे, मैं सबको एकत्रित करके इंडिपेंडेंट चुनाव धनराज सिंह को मैं लड़ाया। संयोग से एमएलसी का चुनाव जीत गए। तो अगर कोई मेरा पैर छूता था तो मैं उसे शिक्षा देता था, उसे यह समझाता था कि किसी को कोई गोली से मार देता है तुरंत मर जाता है। दिनकर ने लिखा है कि प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नर को कभी झुकाता है, प्रेम सुधा पीकर ही मानो जीवन दान दे जाता है। तो बहुत लोग उसमें सुधरे और बहुत लोग एमएलए का चुनाव लड़े, जीते भी। अब हमारा पैर कोई हिंदुस्तान का बाहुबली आकर छुए तो मेरे व्यक्तित्व पर छूता था, मना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी निर्दलीय जीता था, एक बाहुबली को हराया था। तो सारे बाहुबली अगर आकर एक ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं तो आप बताइए कि मेरा आशीर्वाद देना फर्ज था कि नहीं था। आज 24 साल के अंदर अगर मैं बाहुबली रहता तो एक मुकदमा तो ढूंढ लीजिए यहाँ कि कोई हम पर एफआईआर हुआ हो, कोई मुकदमा। जो आदमी राजीव गांधी के साथ एज प्राइम मिनिस्टर 1 साल रहा, जो जनता दरबार अटेंड करता था, वो आदमी अगर मैं बाहुबली रहता तो आदमी कदाप मुझे नहीं रखता। सर, नगीना राय के ऊपर जो हमला हुआ था वो आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है। उसी से एक खास इमेज है कि जब इतना बड़ा हमला करवा सकते हैं बाहुबली या दबंग है, उस पर क्या बोलेंगे? नगीना बाबू पर पटना स्टेशन पर जो बम चला, इसलिए सवाल करने के पहले उसके वस्तु स्थिति को जान लेना आवश्यक है। वो थे, उनकी पत्नी थी साथ में। एफआईआर किए 7 आदमी पर। मैं बैठकर उस दिन बाहर, संडे का दिन था, जवान बनने की कोशिश कर रहा था, खिजाब लगा रहा था। पुलिस आई तो राजकुमार सिंह जो ऊर्जा मंत्री हैं वही डीएम थे, यही कुड़ाल एसपी थे। उन्होंने वहां से फोन करके डीजी को बोला कि भाई जिस हालात में काली पांडे हैं कभी घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। खैर मैं गिरफ्तार हुआ, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि आई विटनेस उनकी पत्नी थी, उन्होंने कह दिया कि ना, इस घटना में काली पांडे लोग नहीं थे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, पटना अस्पताल में भर्ती थे। इंदिरा जी स्वयं पटना आई थी, उनको उम्मीद था आज एमपी की हमसे मिलेगी,
इंदिरा जी को भी पता चल चुका था कि ये बहुत बड़े बाहुबली हैं। मुलाकात भी नहीं की और टिकट भी उनका कट गया। अब मैं भगवान से जेल में रोता था कि हे भगवान, किसी तरह नगीना राय जी को चुनाव लड़ा दीजिए। तो दमकीपा उस समय चरण सिंह की पार्टी थी, उससे वो चुनाव लड़ गए और जनता ने मुझे बेल दिया और मैं 3,87,000 वोटों से जीत गया। और लास्ट में खुद वो लिखकर कोर्ट में दिए कि काली पांडे, सुरेंद्र सिंह, इस सबको मैं गलत फंसाया था। अब इससे बड़ा साबूत आप क्या मांगते हैं कि हमला अगर मैं करवाया तो उनकी बीवी इनकार हो गई और उन्होंने स्वयं लिखकर कोर्ट में दिया कि केस को मैं उठाता हूं, तो कैसे आप बाहुबली कह सकती हैं? किसी बाहुबली का नेता का विरोध करना ही बाहुबली शब्द की उपाधि है, तभी मेरे साथ बाहुबली शब्द जुट सकता है, नहीं तो नहीं जुट सकता है। सर, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, फिर आप इतने दिन से लोजपा में थे, फिर अचानक से आप कांग्रेस में, चुनाव से जस्ट पहले, नामांकन के 2 दिन पहले ही, इतना क्यों फेरबदल? इसका भी एक जबरदस्त कारण है कि मैं कांग्रेस में रहा 17 साल। जब राजीव जी की हत्या हो गई और नेहरू फैमिली ने, सोनिया गांधी ने, सब लोगों ने घोषणा कर दिया कि अब हमारे परिवार को कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, और उस समय सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, तो मुझसे बनता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। तब मैंने रामविलास पासवान जी के साथ गया, क्योंकि वो भी उस समय कांग्रेस अलायंस में थे। रामविलास पासवान इंसान नहीं था, भगवान था। तो मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, उत्तर प्रदेश का इंचार्ज रहा और दिल्ली का इंचार्ज रहा। लेकिन अकस्मात जब अध्यक्ष चिराग पासवान को बना दिया गया, तो उस लड़के को सभी को मिला जुला कर चलना चाहिए। नियम है कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिना बैठक का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वो किसी से कुछ पूछे नहीं, कोई रणनीति नहीं बना और एक बाइक निर्णय ले लिए कि हम अलग लड़ेंगे। दुर्भाग्य था कि रामविलास जी जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इसका विरोध किया और एक चीज पाया कि प्रतिष्ठा यहां रहने वाली नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान हमारे जैसे वरिष्ठ नेता को 20 बार फोन करने पर भी एक बार लाइन पर नहीं आती थी। एक आप ही के बनारस से के एक लड़का है सौरभ पांडे, शायद कहते हैं कि स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ते थे, और सौरभ पांडे से पहले बात कीजिए तब आप चिराग पासवान से बात कर सकते हैं। बाप कभी बेटा नहीं बन सकता, अब बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। वो भी छोड़ दीजिए, उसका काम था सौरभ पांडे का कि
लोग पूछते थे अलायंस में है, टिकट चाहिए, 5 लाख दो, 4 लाख दो। ऐसा आज तक कभी रामविलास पासवान की जिंदगी में नहीं हुआ था, क्योंकि एक वचन उन्होंने मुझे दिया कि जबरदस्ती पार्लियामेंट में भेंट हुआ कि पांडे जी आपको चुनाव लड़ना है, आप क्षेत्र में जाकर तैयारी कीजिए। हम एक सवाल पूछा कि भाई पप्पू पांडे सिटिंग विधायक है तो मैं कैसे लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि इतना अपराध का ग्राफ है, अभी ट्रिपल मर्डर हुआ है, पांडे जी चुनाव कमीशन भी कहता है कि अपराधकर्मी को टिकट मत दो, मैं टिकट मिलने नहीं दूंगा। 10 दिन के बाद फिर उनका फोन आता है कि बाबा देखिएगा कोरोना है, बच कर रहिएगा। ये शब्द कहकर उसी दिन इस हॉस्पिटल में चले गए, उनकी मौत हो गई। मैं सारा जितना करना था, हम अश्वनी चौबे 2 दिन तक, जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ, लगे रहे। इस बीच में मैंने लोजपा के टिकट के लिए, ये हमारे रिलेशन भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वहां से कहा गया भेजिए, अभी दे देते हैं। जब ये गए, एक पौन नाम का आदमी था, तो कहा कि अभी सौरभ पांडे का अनुमति नहीं प्राप्त हुआ है, 12 बजे आइए, ये हमको बताए नहीं। फिर कहा कि 4 बजे आइए। तब मैंने कहा कि आप सीधे घर आइए, और मैं बैठा था, तब तक कांग्रेस के यहां से फोन आया कि आपको कुचाय कोर्ट से लड़ना है। अब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या खुदा या भगवान हमको टिकट दिए। फिर मैं गया, हम कहा कि कल तक लास्ट दिन है, तो बिना ज्वाइन किए हुए आप कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं। हम कहे कि आप टिकट हमको दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो नॉमिनेशन तो लोगों ने देखा, मैं नॉमिनेशन के दिन आया, नॉमिनेशन किया, फिर यहां से भागकर नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, ज्वाइन किया। 10 बजे रात में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद हमको फोन आया कि पटना में सिंबल आप। फिर मैं 3-4 बजे रात में फ्लाइट पकड़ा, पटना आया। आज मैं सिंबल जमा किया हूं, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, यहाँ के गरीबों पर जुल्म करे। ईमानदारी एक मेरी पूंजी है, और इस समय तक उस ईमानदारी पूंजी को बचा कर रखा हूं। और जहां तक वो कैंडिडेट का प्रश्न है, एगो हमको छोड़कर कोई आदमी और खिलाफ बोलता है तो तीसरे में मर्डर हो जाता है। नहीं, मैंने उन लोगों को भी चेतावनी दी, परिणाम हुआ कि 3 मर्डर केस में बाप बेटा पर तो चार्जशीट हो गया, और ये जो लड़ रहे हैं उन पर भी सीआईडी की जांच चल रही है। लोगों का एक विश्वास है कि काली पांडे ही इनका जवाब। ये मैं नहीं बोलता हूं, क्षेत्र के किसी गांव में आप जाइएगा,
ये लोग बोलते हैं कि इससे मुक्ति चाहिए। लेकिन सर फिर ये 3 बार से तो विधायक हैं, ये सिटिंग विधायक हैं, जदयू के ही सांसद है, जदयू के विधायक हैं, ऐसा आप क्या ऑफर कर रहे हैं जो कि उनसे अलग होगा? आखिर फिर जनता क्यों चुनती है उनको? एक तो सवाल उठता है ना कि जनता क्या पसंद करती है उनसे इसलिए उनको चुन रही है, या फिर उनसे डरती है? तो ऐसा आप क्या ऑफर कर रहे हैं? क्या डर के बदले डर की बात है, या फिर कुछ और आप ऑफर कर रहे हैं? नहीं, उसका मूल कारण था कि इनके भाई सतीश पांडे एस्काउंडर कर रहे थे, फिराड़ थे। रात में आकर AK-47 अपने अपराध कर्मियों के साथ घूमकर ये तुम्हारे बूथ पर हार जाएंगे तो तुमको गोली मार देंगे। वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं, जनता की आत्मा पर AK-47 रखकर चुनाव जीते। मार्जिन कोई बड़ा नहीं रहा। और जहां तक मैं MLA का चुनाव कभी नहीं लड़ा, मेरी पार्टी मुझे अब चाहे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट हो या कोई हो कि वहां काली पांडे ही जवाब दे सकते हैं, मैं सबको इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह जी आए, 1 बजे रात में प्रधानमंत्री का फोन आया कि आपको लड़ना है, सरकार अगर बनेगी तो आप जो पद मांगिएगा सो मैं दूंगा। उस समय मेरा लालच थोड़ा बढ़ा कि मैं ही एक ऐसा नेता हूं कि आज भी मेरे साथ 1-1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसमें जाति नहीं है, पात नहीं है। स्वयं कार्यकर्ता तो मैं नहीं कह सकता हूं, वे स्वयं काली पांडे, उनको ढोता रहा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो एक जिज्ञासा जगी कि जितना अनुभव मेरे पास है, मैं एक बार जीत गया तो 1984 का जो लोगों का एहसान था मैं उतार पाऊंगा। 8-9 दिन में चुनाव में लड़ा। प्रशासन जो नंगा नाच किया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मुझे 68,800 वोट मिला और उन्हें 70,000 कुछ वोट मिला, वो भी प्रशासन के बल पर उस चुनाव को हराया गया। और उसके बाद उनको थोड़ा नेता बनने की ज्ञान हुई। पहले तो लोगों से लेते थे लोग, अरे विधायक पर अभी 18 केस है जिसमें रंगदारी का भी केस है। तब वो लोग अब क्या किए कि पेट्रोल पंप पर बुलाकर साड़ी बांटना, खिलाना, काला शीशा उतार कर चलना। उन लोगों को इतना तक मैं जरूर समझा दिया कि गुंडई के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती है। तो हर साल भोज अपना लगे कराने, कंबल बांटने लगे, और किसी आदमी को हिम्मत, मेरे डर से हिम्मत नहीं होता था कि किसी को ये लोग मार दें या किसी को कुछ करें। इस बार अगर नीतीश जी में थोड़ा सा भी कैरेक्टर रहता, इलेक्शन कमीशन अब 10 दिन पहले कहा कि पार्टी वाले टिकट देने के पहले अपराधकर्मी को टिकट नहीं दे, तो फिर इन्हें नीतीश कुमार क्या साधु जानकर टिकट दिए हैं? तो अब मुझे भी टिकट मिल गया है।
तो लड़ना ही न पड़ेगा। और कोई सवाल हो? सर, आपने अभी जो बातें बताई वो तो पुरानी थी। मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं जनता को, क्या मुद्दे हैं जो कि आप उनको ऑफर कर रहे हैं? इस पे मैं छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहती हूँ। हमारे पास मुद्दे एक नहीं है, हजारों मुद्दे हैं। सिर्फ इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को आप गौर से देखेंगे, आप बताइएगा कि आधार कार्ड को लोगों ने कहा कि खत्म कर दिया जाए। सरकार ने पहला शब्द बोला और फिर सरकार ने आधार कार्ड को ही आधार बनाया। क्योंकि मोदी जी सिर्फ एक ओरेटर के रूप में ऐसा सपना लोगों को दिखाते हैं कि मोदी जी के सपनों के ख्वाब में लोग खो जाते हैं और बार बार कहते हैं ये कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस ने जो किया, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ सर। हम अभी तक हम जान चुके हैं कि पीछे जो चीजें थी, हम ये चाहते हैं कि अभी इस वक्त जो चुनाव आने वाला है उसमें आप ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि एक अपराधी छवि का नेता आपके खिलाफ है, जनता जैसा कि आप बता रहे हैं त्रस्त है। इस वक्त आप क्या उनको ऑफर करेंगे, आप क्या उनके लिए मुद्दे रखेंगे जिससे कि जनता आपकी तरफ आएगी? कोई मुद्दे रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में वो मुद्दा है कि जितना गोपालगंज में ठीका है सब वही बांटते हैं। किसी पब्लिक से काले शीशे से मुंह बाहर नहीं निकालते हैं और अपराध से इस जिला के लोग तंग हैं। तो हमारा मुद्दा कांग्रेस के अनेकों मुद्दा है। मैं सिर्फ आपको मोदी जी का एक भाषण छोड़ दिया जाए तो भाजपा के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कांग्रेस मिटाओ, तो बताओ हमको कि सबसे पहले दिल्ली जाओगे शांति वन में तो सबसे पहले नेहरू की समाधि मिलेगी, आगे बढ़ोगे तो इंदिरा जी की समाधि मिलेगी, उसके आगे बढ़ोगे तो संजय गांधी की समाधि मिलेगी, उसके आगे बढ़ोगे तो राजीव गांधी की समाधि मिलेगी। तो कांग्रेस के लोग इस देश में बलिदान दिया। आप कौन बलिदान दिए भाई? एक भी बताइए। आपने नोटबंदी, पशुपतिनाथ का दर्शन करके अब 12 बजे रात में आपने नोटबंदी किया, क्या फायदा हुआ? जब रिजर्व बैंक कह दिया कि जितने नोट मेरे यहां छपे थे वो सभी वापस आ गए। आपने खाता खुलवाया, सब गरीबों को कहा कि इसमें 35-35 हजार रुपया भेजेंगे, असफल रहा। और आप का इतना लोगों से प्यार है तो कभी नीतीश से आप गठबंधन करके चुनाव अकेले आप लड़ते, तब आपको कहा जाता कि आपने काम किया है। और जहां तक अभी वर्तमान सरकार है, इस गोपालगंज में जो पप्पू पांडे को की गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे सारा लोग खिलाफ है। और नीतीश जी से न जाने क्यों कोरोना काल में उनका 3-4 वक्तव्य, जो हम किसी को नहीं बुलाएंगे,
कोटा में छात्र रो रहे थे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। तो ये मुद्दे नीतीश कुमार को इस चुनाव में ले डूबेगा। और देख रहे हैं कि अभी मीटिंग कर रहे हैं तो जो पुलिस लाइन का सिपाही है, एसपी कलेक्टर ढोकर ले जाकर बैठाते हैं, फिर भी भीड़ नहीं है। तो एक एक आदमी नीतीश से खिलाफ है और खासकर पप्पू पांडे को पुनः टिकट देने से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग सभी खिलाफ है। इस समय लोकल मुद्दे भी जबरदस्त है। इस गोपालगंज में हर महीने में अपराध का आंकड़ा 100 से ऊपर हत्या होती है। पुलिस चार्जशीट दे देती है, लेकिन एक अपराध कर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब इतना ही आप देख लीजिए ना कि सतीश पांडे जेल में गए तो यहां का प्रशासन ने, हमको लगा कि वही प्रशासन चलाने लगा। जितने उनके विरोधी लोग जेल में थे, सबको, किसी को भागलपुर, सबको बाहर भेज दिया गया। और एक छत्र राज्य जेल में प्रशासन को तो चाहिए था कि जब इनका भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको सबसे पहले ट्रांसफर अन्य जगह करना चाहिए था। नहीं किए। और इस बार मैं नहीं लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन दो ही चर्चाएं थी। सारे लोग इनके अत्याचार से खिलाफ है। ससा मुसा चीनी मिल बंद हो गया इन्हीं के चलते। अब एक लोगों में धारणा बन चुकी है कि इसको हराना है। हराएगा कौन? काली पांडे को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। और जनता के मजबूरी के चलते, गुंडा राज को खत्म करने के चलते मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। और आप बगल की हैं, आपका सहयोग और आपका लेखनी मेरे लिए काम आए, यही शुभकामना है। तो आपने सुना काली पांडे को, जिनकी बातों से एक चीज तो साफ पता चलती है कि कुचायकोट सीट पे इस बार चुनाव में अपराध एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। अपराधी छवि के नेता एक बड़ा मुद्दा होने वाले हैं, क्योंकि पप्पू पांडे के ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। उनके भाई भी जेल में हैं, ट्रिपल मर्डर को लेकर के भी फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी पप्पू पांडे जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या होगा आगे, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। विकास तो एक मुद्दा है ही, लेकिन अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जिसको देख करके जनता वोट करेगी। और हो सकता है कि पिछले कई बार से लगातार विधायक जो जेडीयू के बन रहे हैं पप्पू पांडे, जल्दी ही उनका भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, सिवान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।